हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग जो कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है 4 नंबर में या 6 नंबर में। ठीक है, तो इसलिए ये मैं आपके सामने एक बार फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि ये टॉपिक आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए और एकदम याद हो जाए, जिनको आप कभी ना भूलें। ठीक है, तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर से जो हमें रिवाइज़ करना है वो है मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन क्या थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या रिफॉर्म्स लिए, क्या क्या चेंजेस किए एग्रीकल्चरल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स किए जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, यानी ज़मीन से संबंधित कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो लेके आई इंडियन गवर्नमेंट, उनमें बदलाव किए। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ना, जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय इंटरमीडियरीज होते थे जिनको हम ज़मींदार्स जागीरदार्स कहते थे, जो टेनेंट्स का और कल्टीवेटर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ये ज़मींदारी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सबसे पहला काम जो किया गवर्नमेंट ने, ये ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म किया। यानी फर्स्ट पॉइंट हमें इसमें कहना है द एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ओके, तो जिसकी वजह से 200 लाख टेनेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में आए गवर्नमेंट के, जो अब तक ज़मींदारों के द्वारा जिनका शोषण, जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। दूसरा काम लैंड रिफॉर्म्स में किया लैंड होल्डिंग्स की ओनरशिप के रूप में। अब लैंड टू द टिलर की जो पॉलिसी है ये इसलिए अपनाई गवर्नमेंट ने कि कल्टीवेटर ज़्यादा इंटरेस्ट तब लेंगे जब उनको ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा उनका फ़ायदा होगा उत्पादन ज़्यादा करके, अगर वो उस ज़मीन के मालिक होंगे तब। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जो लैंड थी जो ज़मींदारों से हमारे गवर्नमेंट के पास वापस आई थी, उसमें से उन छोटे छोटे किसानों को, खेती करने वालों को देना शुरू किया। तीसरा काम किया लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब होता है फिक्स कर दिया कि एक व्यक्ति के पास में कितनी ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है, ये इसलिए किया कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, एक व्यक्ति के पास अकेले, है ना, तो वो ज़मीन अगर ज़रूरतमंद के पास होगी तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, फिक्स कर दिया कि एक व्यक्ति के पास में एक ज़मीन की कितनी होनी चाहिए, तो उस पर एक सीलिंग लगा दी। ये 3 काम गवर्नमेंट ने करे लैंड रिफॉर्म्स में। इंटरमीडियट्स को ख़त्म किया और लैंड होल्डिंग की ओनरशिप दी गरीब किसानों को और लैंड सीलिंग लगाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। लैंड रिफॉर्म के कमियां क्या हैं। ठीक है, कुछ एरियाज़ में जो पहले ज़मींदार थे वो अब भी बड़ी ज़मीन यानी बहुत ज़्यादा ज़मीन के मालिक हैं अब भी, है ना। वो क्यों कि हमारे देश के कुछ कानून में ऐसे लूप होल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो इसमें सफल हुए और आज भी उनके पास काफ़ी ज़मीन है। ऐसे केसेस हैं जहां पर टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड द लैंड ओनर्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर्स क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। ठीक है, even when the tillers got ownership of land, the poorest of agricultural laborers did not benefit from land reform। भले ही गवर्नमेंट ने
टिलर्स को कुछ ज़मीन दे दी, फिर भी जो एक गरीब किसान है ना, जो गरीब किसान है उसको उसका बेनिफिट कम हुआ। ठीक है। लैंड सीलिंग के कानून के सामने भी कुछ रुकावटें आईं। जो बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक थे, इन्होंने कोर्ट्स में केस करना शुरू किया, जिससे कि हम जानते हैं कि कोर्ट में डिले होता है और इस लैंड सीलिंग की लॉ को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा। दे यूज दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स। तो उन्होंने इस देरी को फ़ायदा उठाया, इस डिले का, और they use this delay to register their lands in the name of close relatives, thereby escaping from the legislation। यानी उन्होंने इस कानून का फ़ायदा उठाया, इस डिले का उन्होंने फ़ायदा उठाया। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई थी लैंड रिफॉर्म्स में। ओके। ये लैंड रिफॉर्म्स केरल और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा सक्सेसफुल थे, क्योंकि इन राज्यों की सरकार का पॉलिसी की तरफ कमिटमेंट ज़्यादा था। अनफॉर्चुनेटली दूसरे स्टेट्स में इतने ज़्यादा कमिटमेंट्स नहीं दिखे गए वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के, और जिसकी वजह से आज भी इनइक्वलिटी है लैंड होल्डिंग्स पे, यानी कि सबके पास एक जैसी ज़मीन नहीं है। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ फ्रॉम द यूज़ ऑफ, और ये हुआ HYV की वजह से, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की वजह से, स्पेशली गेहूं और चावल में, जिसको नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है। ये अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं HYV, जिससे कि उत्पादन ज़्यादा हुआ। द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस सीड इज़ नॉर्मल सीड की कंपेयरिंग में इन सीड के जो प्रोडक्शन हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है। लेकिन HYV सीड को यूज़ करने के लिए हमको कुछ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स चाहिए सही क्वांटिटी में, रेगुलर सप्लाई चाहिए पानी का। ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी HYV के यूज़ के लिए। वाई वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड? ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों शुरू हुआ? स्वतंत्रता के समय में हमारे देश की जनसंख्या का 75% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में जो उत्पादन करने की क्षमता थी वो बहुत कम थी, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है। इंडिया का एग्रीकल्चर मुख्य रूप से वर्षा पर डिपेंड था, मॉनसून पर। अगर अच्छी बारिश हो जाती थी तो अच्छी फसल, बारिश ख़राब तो फसल भी ख़राब। ठीक है। सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था, स्टैग्नेंट था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा, इस समस्या को ख़त्म किया। हाउएवर ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट इज़ नॉट एनफ। फिर भी केवल एग्रीकल्चरल के आउटपुट में ग्रोथ होना काफ़ी नहीं है, और इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस इकोनॉमी में नहीं आया, क्योंकि लार्ज प्रपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज़ कंज्यूम्ड बाय द फार्मर देमसेल्फ। जो ये इतना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा फार्मर खुद ही कंज्यूम कर रहे थे बिना, यानी कि उसको मार्केट में बेच नहीं रहे थे। दूसरी तरफ अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट का सब्सटेंशियल अमाउंट बेचा जाएगा मार्केट में किसानों के द्वारा, तो उससे इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसे बेचकर किसानों को बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, और उससे कि वो ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे क्या क्या हुए थे? मार्केटेड सरप्लस बढ़ा, यानी कि खुद कंज्यूम करने के बाद में सरप्लस बचता था, जिसको हम मार्केट में फार्मर बेच के प्रॉफिट कमा सकते थे। और उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से अनाज की कीमतों में गिरावट हुई। गवर्नमेंट के पास बहुत सारा बफर स्टॉक क्रिएट हुआ, जो कि फेमाइंस के टाइम पर, फूड शॉर्टेज के टाइम पर हमारा काम आता था। और सेल्फ रिलायंस,
इंडिया सेल्फ रिलायंट बन गया, यानी दूसरी कंट्री से अब फूड ग्रेन खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रिटिकल थोड़ा सा क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का। जो HYV सीड से फार्मरों को फ़ायदा हो सकता था, उनको सिंचाई की सुविधाएं चाहिए थी और उनको पैसा भी चाहिए था फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के लिए, जो कि छोटे छोटे किसान जिसको अफोर्ड नहीं कर पाए। तो वी कैन से दैट इसका फ़ायदा बड़े किसानों को हुआ और छोटे और बड़े किसान के बीच में एक इनइक्वलिटी बन गई, यानी कि इसका फ़ायदा एक बड़े फार्मर को हुआ, एक रिच फार्मर को ज़्यादा हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट फेज़ था, ठीक है, 1960 से मिड 1970, तो यहाँ पर HYV सीड्स का यूज़ केवल पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हुआ। इससे आगे HYV सीड्स का बेनिफिट और भी कई क्षेत्रों में गया, ठीक है। HYV क्रॉप्स वर ऑल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाई पेस्ट एंड द स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज़ एवरीथिंग इन अ पेस्ट अटैक। तो HYV की जो फसल होती हैं वहाँ पर अगर कीड़ा लग जाता है तो उसका रिस्क होता है। तो जो छोटे किसान होते हैं उनके पास भरपूर अगर पेस्टिसाइड नहीं होंगे तो उनको इस पेस्ट अटैक का नुकसान उठाना पड़ा, यानी उनकी ये फसल ख़राब हो गई। अब गवर्नमेंट की भूमिका क्या थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन छोटे किसानों को भी फ़ायदा हो। ग्रीन रेवोल्यूशन ने तो गवर्नमेंट ने कम ब्याज दरों पर लोन दिया छोटे किसानों को। गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड किए कम रेट पे छोटे किसानों को, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और छोटे किसानों को जो रिस्क था वो पेस्ट अटैक का, उसको भी गवर्नमेंट ने विश्वास दिलाया कि वो ऐसा नहीं होगा, अगर नुकसान होगा तो उसको गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी। तो इस प्रकार ग्रीन रेवोल्यूशन ने अमीर किसानों को ज़्यादा बेनिफिट दिया। ओनली अगर गवर्नमेंट इसमें अगर इम्पोर्टेंट रोल ना निभाए तो इससे गरीब किसानों को कोई भी फ़ायदा ना हो। तो अब जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट छोटे किसानों को भी होना शुरू हुआ। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसके बेनिफिट थे, इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने दो चीज़ें कवर करी, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो हम करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। आई होप इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक जो है याद हो जाए, क्योंकि ये मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हैं और इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आना है। बिलीव करिएगा, क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आना है।